in this chapter, unit number 2, chapter number 4, we are doing vectors and motion in a plane. So we start with vectors. So what we mean by a vector? So vector meaning those physical quantities, those physical quantities which needs both magnitude and direction to describe them, which needs both magnitude एंड डायरेक्शन टू डिस्क्राइब देम। मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चाहिए हों, हम उसको वेक्टर क्वांटिटी फिजिक्स में बोलते हैं। जैसे मैंने बोला 10 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ, कि एक कार 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में ट्रेवल कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ। तो ये जो 10 मीटर पर सेकंड है ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये जो हमने यहाँ पर नॉर्थ लिखा है ये नॉर्थ इसकी डायरेक्शन है। सो देखिए यहाँ पे हमने दोनों टर्म्स को डिफाइन किया है, मैग्नीट्यूड को भी डायरेक्शन को भी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, और ये हमारी बॉडी की वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी आता है, ये 10 मैग्नीट्यूड है, और वेलोसिटी के लिए हमें डायरेक्शन को भी साथ में डिस्क्राइब करना होता है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, इसलिए हम बोलते हैं वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटीज के कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने लिखा फोर्स। सो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसे होता है वेक्टर क्वांटिटी? जैसे मैंने बोला कि इस सरफेस पर मैंने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन, और मैंने उस फोर्स को परपेंडिकुलर लगाया, 90 डिग्री पर लगाया। सो इट मीन्स देखिए यहाँ पे 10 न्यूटन परपेंडिकुलरली हमने फोर्स लगाया, हम ऐसा बोल रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स परपेंडिकुलर लगा। सो देखिए ये जो आपका 10 न्यूटन हो गया, ये 10 न्यूटन तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और अगर आपने साथ में परपेंडिकुलर वर्ड भी यूज कर लिया, सो परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन हो गई। सो जब हम मैग्नीट्यूड भी लें, हम डायरेक्शन भी लें, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स के अंदर दो गुण होते हैं, दो क्वालिटीज होती हैं, उनके अंदर मैग्नीट्यूड को भी डिस्क्राइब करना होता है और उनके अंदर डायरेक्शन को भी डिस्क्राइब करना होता है, तभी वो हम उन्हें कंप्लीटली डिस्क्राइब कर पाते हैं। इसके अपोजिट एक टर्म होती है स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या है? वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जिनमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, विच नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड टू डिस्क्राइब देम, ओनली मैग्नीट्यूड टू डिस्क्राइब देम। सो जिन फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने में सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन वर्ड है सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं देखिए, जैसे अब मैंने बोला टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना हो सकता है? मान लीजिए मैंने बोला टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। सो अब ये 30 क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, और ये डिग्री सेल्सियस क्या है? ये उसकी यूनिट है। तो इस 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन तो हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, हम ये तो नहीं कह रहे कि नॉर्थ डायरेक्शन में 30 डिग्री टेम्परेचर है, साउथ में अलग है, वेस्ट में अलग है। एक रूम के अंदर हम क्या बोलेंगे? 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। सो 30 मीनिंग हमने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब किया। सो ये 30 डिग्री सेल्सियस एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, यानी टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। इस तरह मैंने बोला डिस्टेंस। अब मैंने कहा कि एक बॉडी ने 10 मीटर डिस्टेंस चला। सो 10 मीटर क्या है? 10 मीटर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है।
अब मैंने यहाँ पे डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन तो स्पेसिफाई नहीं की, मैंने तो कुछ नहीं कहा कि 10 मीटर उसने किस डायरेक्शन में चला। सो ये 10 मीटर डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस हो गया एक स्केलर क्वांटिटी। अब इस तरह से अगर मैं लिख देता 10 मीटर नॉर्थ में चला, 10 मीटर नॉर्थ, तो 10 मीटर नॉर्थ का मतलब है कि अब मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी बताया है, मैग्नीट्यूड लिया है मैंने 10 मीटर, और मैंने डायरेक्शन भी लिया है, डायरेक्शन मैंने यहाँ पर लिया है नॉर्थ। तो अगर मैंने मैग्नीट्यूड भी लिया और मैंने डायरेक्शन भी लिया तो ये बन गया वेक्टर। तो यहाँ पे जब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिख देते हैं, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो आप इतनी बात समझ लीजिए कि जिसके साथ आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बताएंगे, दोनों की जरूरत पड़ेगी, उन सब क्वांटिटी को फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिन क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, हमें डायरेक्शन को एक्सप्लेन या डिफाइन वहां साथ में नहीं करना होता है, उन क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज की कैटेगरी में आती हैं, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज की कैटेगरी में आती हैं। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ वेक्टर्स के बारे में, नॉट ऑफ स्केलर्स। सो देखिए, अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का एक स्पेशल वे है, एक मेथड है, एक तरीका है जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है। सो ये पहला पॉइंट था मीनिंग ऑफ वेक्टर्स, जहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं मीनिंग ऑफ वेक्टर्स, ये आप नोट कर लेना, मीनिंग ऑफ वेक्टर्स हमने यहाँ पर कर लिए। सेकंड है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वेक्टर्स जो भी होंगे, तो स्केलर और वेक्टर, क्योंकि स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटीज हैं, तो हमें दोनों को रिप्रेजेंट करना सीखना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई क्वांटिटी जो बताई गई है वो स्केलर है या नहीं है, तो वो हमें उसके रिप्रेजेंटेशन से डिफरेंशिएट होगा। देखिए, अब अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे वेलोसिटी वेक्टर है, तो आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर है, तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी के ऊपर ऐसे एक उसके ओवरहेड एक एरो बना दोगे। इस एरो को बनाने का मीनिंग है कि ये जो क्वांटिटी डिस्क्राइब की गई है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अभी मैंने जैसे मान लो टेम्परेचर के लिए टी लिखा, तो मैं टी के ऊपर कोई एरो नहीं बनाऊंगा। अगर मैंने इसके ओवरहेड कोई एरो नहीं बनाया, इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी जो हमें बताई गई है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब जैसे फोर्स है, तो फोर्स के लिए हम फोर्स के ऊपर ऐसे एक एरो बना देंगे। तो इससे हम ये बता रहे हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सलरेशन लिया हमने, एक्सलरेशन के ऊपर एक एरो बना दिया, इससे हमने ये बताया कि एक्सलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमने खाली डी लिख दिया, स्पीड को हमने खाली एस लिख दिया, और इनके ऊपर कोई हमने एरो नहीं बनाया। इसका मतलब ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। तो ये तो पहला तरीका हुआ उनको रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका है कि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो आप उसको बोल्ड में लिखेंगे, बोल्ड लेटर्स में उसको शो करेंगे। जैसे v है, तो अब अगर v वेक्टर है तो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिखूंगा, और अगर टेम्परेचर स्केलर है तो मैं उसको बोल्ड नहीं करूंगा, उसको सिर्फ t लिखूंगा। तो यहाँ पे ये दो मेथड यूजली यूज होते हैं, आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में जब हम फिजिक्स एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी की बुक में ध्यान देना, जहां कोई वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो एनसीईआरटी की बुक में उसको बोल्ड में लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, बोल्ड में, वो बोल्ड में लिख देंगे तो आप समझ लेंगे कि ये क्वांटिटी वो जो बता रहे हैं वो वेक्टर है। ठीक है, लेकिन प्रदीप या और पब्लिकेशंस की बुक्स में ऐसा हो रहा है कि वो यहाँ पर ऊपर एक एरो बना रहे हैं। तो अगर किसी क्वांटिटी के ओवरहेड एरो बना हुआ है तो इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए, इसके बाद इसी की रिप्रेजेंटेशन का एक थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमें वेक्टर्स को लिखना कैसे, उनकी राइटिंग की टाइम उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब आता है वेक्टर्स को डायग्रामेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम के वे में वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है।
क्योंकि वेक्टर के पास दो क्वांटिटीज उसमें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड हमें देखना है और दूसरा हमें डायरेक्शन देखना है। दो चीजों को वेक्टर्स कैरी कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को। तो अब हमें क्या करना है, कोई भी क्वांटिटी, अगर वेक्टर क्वांटिटी का हमें डायग्राम बनाना है तो हम उसके लिए ऐसे एक एरो बनाएंगे, एरो। और एरो का यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं हेड ऑफ द एरो, और ये जो लास्ट पॉइंट है इसको कहते हैं टेल ऑफ द एरो, टेल। तो ये जो हेड जिस साइड जा रहा होगा, ये जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा, वो उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होगी। सो हेड इंडिकेट्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेड इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, हेड इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि, और दूसरा, ये जो आपने एरो बनाया, इस एरो की जो लेंथ होगी, ये लेंथ, ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड को, ठीक है। सो ये लेंथ हम हमारी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, यानी अगर हमारे पास कहीं पर मैग्नीट्यूड कम है कहीं ज्यादा है तो वहां इस लेंथ के अकॉर्डिंगली हमें मैग्नीट्यूड को ज्यादा कम शो करना होगा, ठीक है। जिसको मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ द एरो indicates magnitude, length of the arrow indicates the magnitude and head indicates the direction। सो अब देखो मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अब जैसे मैंने अगर आपको क्वेश्चन दिया, मेरे एग्जांपल्स के थ्रू बहुत इजीली आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, थ्योरी को और फिजिक्स को एग्जांपल्स के थ्रू ही हमें ज्यादा से ज्यादा क्लियर करना है। सो देखिए, जैसे मैंने लिखा 10 मीटर नॉर्थ, और अब आपको मैंने बोला कि ये डिस्प्लेसमेंट है मेरी 10 मीटर नॉर्थ, तो पहले आप इस पे एक एरो बना दीजिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब मैंने कहा कि आप इसको डायग्राम में शो करिए 10 मीटर नॉर्थ को, तो आप कैसे करेंगे, आप ये चार डायरेक्शंस लेंगे। अब मान लीजिए ये साइड हमारे पास है नॉर्थ, सपोज ये साइड उसके अपोजिट साउथ है, जस्ट हम वैसे ले रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ। तो अब देखिए नॉर्थ कितना लेना है हमें, 10 मीटर। तो आपको क्या करना है कि नॉर्थ की साइड एक एरो बनाना है ऐसे, ये देखिए ये येलो लाइन जो मैंने बनाई है ये नॉर्थ हो गया, और इस एरो के ऊपर लिख देना है कि ये 10 मीटर है। अब 10 मीटर का ये मतलब नहीं है कि पूरा एक बहुत बड़ा 10 मीटर का एरो बना देना है, जस्ट इस लाइन के ऊपर आपको मेंशन कर देना है कि ये 10 मीटर है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहीं पर बोलता हूँ 10 मीटर नॉर्थ, तो मान लीजिए आपने ये एरो बना दिया, 10 मीटर नॉर्थ आपने लिख दिया, इस पे 10 मीटर भी लिख दिया, और ये नॉर्थ में भी जा रहा है तो ये 10 मीटर नॉर्थ हो गया। अभी सपोज अगर मैंने इसी केस में आपको कहा होता 5 मीटर नॉर्थ, ये दो एक साथ ड्रॉ करिए, तो अगर आपका 10 मीटर नॉर्थ वाला ये है तो 5 मीटर वाला तो इससे हाफ हो जाएगा, ये देखिए इससे हाफ मैंने एरो बना दिया, ये 5 मीटर नॉर्थ के लिए मैंने दिखा दिया। मतलब कि ये जो लेंथ है वो हमें एक प्रोपोर्शनल लेकर चलनी है, एक लिमिट पर लेकर चलनी है, और 10 मीटर है तो ये अब हमने 5 दिखा दिया। अभी अगर मैं यही कह देता कि 20 मीटर नॉर्थ साउथ दिखाइए, 20 मीटर साउथ, सो 20 मीटर यानी कि इस 10 मीटर से तो डबल होगा, तो अब इससे डबल एरो आप बनाएंगे, ठीक है। ये आपका रेफरेंस की तरह काम कर रहा है, तो ये 20 मीटर हमने ले लिया। पूरी 20 मीटर प्रैक्टिकली नहीं बनाना है, जस्ट अप्रोक्स 20 मीटर आप इसको लिख देंगे। तो ये वाली जो डायरेक्शन अब हो रही है ये साउथ डायरेक्शन में बन रहा है। तो आपको इस तरह से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो बनाना होता है। एरो का जो हेड होगा वो जिस डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन आपकी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होगी, और एरो की जो लेंथ होगी वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर मैं आपको ये दो एरो दे के पूछूं बताइए कौन सा मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, बताइए ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या बी का ज्यादा है। तो क्लियर है कि ये ए की लेंथ कम शो बी। की गई है, बी की ये लेंथ ज्यादा शो की गई है, तो मतलब बी का मैग्नीट्यूड बी ज्यादा है और ए का मैग्नीट्यूड कम है। इस तरह कम। से हमें शो करना होगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर देखिए ये दोनों एरो बना दिए और मैंने ये दोनों इक्वल लेंथ के ही बना दिए, ये ए भी बना दिया, ये बी भी बना दिया, ये इक्वल लेंथ के बना दिए। सो मतलब है कि इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमने
इक्वल बनाया है। सो अभी हमें समझ आ गया है कि वेक्टर क्या होते हैं और वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेक्टर्स को हम कैसे लिखते हैं और उनका डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास कुछ और टर्म्स आती हैं, जैसे कि पहली टर्म आती है जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, वो है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि वेक्टर में एक तो हमें डायरेक्शन देखना होता है और दूसरा वेक्टर के लिए हमें मैग्नीट्यूड देखना होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज में दो इंफॉर्मेशन है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सो आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिए, अगर मैंने लिखा ए एरो, ए के ऊपर एरो बना दिया, तो इसको हम ऐसे रीड करेंगे, इसको रीड किया जाएगा रीड एज, इसको कैसे बोला जाएगा, ए वेक्टर, इसको कहा जाएगा ए वेक्टर। अगर मैंने इस ए वेक्टर के साथ ऐसे ये मोड साइन बना दिया, ये जो दो पैरेलल लाइन खींची है इनको मोड साइन कहते हैं, तो आप इसको रीड करेंगे, इस पूरे पार्ट को बोला जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसको रीड किया जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। तो अगर मैंने यहाँ ए वेक्टर के ऊपर, अब फिर से ध्यान देंगे, ऐसे एक साइन बना दिया, ये साइन, इसको कैप कहते हैं, ए। ठीक है, तो इस पूरे का मतलब होगा, इसको हम कहेंगे रीड एज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में क्या क्या था, वेक्टर में मैग्नीट्यूड था, वेक्टर में डायरेक्शन था। तो देखिए, ये पहला पॉइंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला सिंबल यूज करना है हमने मोड वाला उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये तीसरा यूज करना है वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको क्या बोलते हैं, अगर हमने ए के ऊपर इस तरह के साइन बना दिए, इसको कहते हैं ए कैप। कैप, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द ए वेक्टर। सो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप ध्यान रखिएगा। इसको मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, तो देखिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए कैप। दूसरा मेरे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला ए मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और तीसरा, जब मैंने खाली ए लिख दिया है, सो एक लिखना, ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास है वेक्टर, ए वेक्टर। सो तीन क्वांटिटीज हैं, एक वेक्टर है, एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है। तो इस बात में आज की बड़ी बेसिक टर्म्स मैं आपको समझा रहा हूँ, उसमें कोई गलती नहीं करिएगा, उसको ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि यही आपके आने वाले वेक्टर के टॉपिक्स का बेस है। वेक्टर वैसे तो एक बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन बच्चों को डिफिकल्ट लगता है सिर्फ इन टर्म्स के कारण, थोड़ी सी टर्म्स इसमें से डिफरेंट आ जाती हैं और वो उस समय इनको अच्छे से समझते नहीं है और फिर दिक्कत आती रहती है। सो देखिए, आपने लिख दिया ए वेक्टर। अब उस वेक्टर में दो पार्ट्स थे, देखिए उसमें मैग्नीट्यूड है, तो ये मैं खाली उसका मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ और साथ में मैं लिख देता हूँ ए कैप। तो हम ए वेक्टर को इस तरह भी लिख सकते हैं, ये देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या आ रहा है, ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ये ए कैप हो गया डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। देख लीजिए, ये है आपका सारा कॉन्सेप्ट। तो इसको गलत नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, यहाँ तक ए वेक्टर, ए कैप और ये ए वेक्टर। सो अभी यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो एक बार यहाँ तक पूछ लो। इक्वेशन नंबर 1 को मैं थोड़ा सा रीएडजस्ट करके भी लिख सकता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं रीएडजस्ट भी कर सकता हूँ और मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए, ताकि हमें थोड़ा सा समझ आ सके। इक्वेशन 1 को कोई दिक्कत नहीं है अगर हम उसको ऐसा लिख दें, ए वेक्टर डिवाइड ए कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह लिखने में, और ये बन जाएगा ए मैग्नीट्यूड।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत जगह आगे यूज होगा जब हम सब टर्म्स को निकालना सीख जाएंगे तब। और ये फॉर्मूला यूज होगा टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला यूज टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इट इज यूज टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, क्या कहता है ये फॉर्मूला, क्या समझ आया? ये फॉर्मूला कहता है कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वो इक्वल होगा वो वेक्टर जो भी है, और उसको आप डिवाइड कर देंगे उस वेक्टर की डायरेक्शन से। चलिए, अब इसी फॉर्मूला नंबर 2 को अगर हम इस तरह लिखते हैं तो भी कुछ गलत नहीं है। फॉर्मूला नंबर 2 को हम चेंज करके 3 में चेंज कर रहे हैं। अगर हम ऐसा लिख दें, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए कैप। मतलब कि अगर आपको किसी वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन को देखना है, डायरेक्शन चाहिए आपको कि उसका डायरेक्शन क्या था, तो कुछ दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए। जब आप एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपको वहां पर डायरेक्शन वेक्टर मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, डायरेक्शनल वेक्टर, डायरेक्शनल वेक्टर यानी सिर्फ डायरेक्शन वाला पार्ट, डायरेक्शनल वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड इट्स मैग्नीट्यूड। कि अगर आप एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देते हैं तो आपको डायरेक्शनल वेक्टर मिल जाएगा। देखिए, इस डायरेक्शनल वेक्टर को जिसका सिंबल ए कैप है, एक तो इसका नाम है डायरेक्शनल वेक्टर क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शनल वेक्टर। दूसरा इसका नाम है यूनिट वेक्टर ऑल्सो, इसका नाम यूनिट वेक्टर भी है। यूनिट वेक्टर इसलिए क्योंकि इस डायरेक्शनल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, यूनिट है। यूनिट क्यों है? देखो, जब मैंने वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, अब मान लीजिए मेरे पास था 10 मीटर नॉर्थ, अब मैंने 10 मीटर नॉर्थ को 10 मीटर से ही डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा, मेरे पास नॉर्थ बच गया। अब ये जो नॉर्थ बचा ये क्या है? ये सिर्फ डायरेक्शन है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका तो कोई मैग्नीट्यूड यहाँ नहीं दिखाया गया है, तो अगर यहाँ इसके साथ कोई टर्म नहीं है हम 1 मान सकते हैं। तो मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, यूनिट हो गया, क्योंकि हमने 10 को 10 से ही डिवाइड कर दिया। इस कारण से इसका डायरेक्शनल वेक्टर का एक नाम डायरेक्शनल वेक्टर तो है ही और उसका सिंबल है ए कैप, तो इसका जो दूसरा नाम है वो यूनिट वेक्टर है। तो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर ज्यादातर वर्ड तो डायरेक्शनल वेक्टर यूज हुआ है, बट कई जगह बुक्स में यूनिट वर्ड भी यूज होता है, यूनिट वेक्टर। सो वहाँ आपको ये समझना है कि डायरेक्शनल वेक्टर और यूनिट वेक्टर सेम होते हैं, और आगे चलकर हम इनको निकालना भी, कैलकुलेट करना भी सीखेंगे कि भैया डायरेक्शनल वेक्टर कितना है, यूनिट वेक्टर कितना है, ये सब हमारे पास आएगा। अभी के लिए हमारा आपका जो बोर्ड पे आपको जो ये पैराग्राफ शो हो रहा है मैग्नीट्यूड वाला, इससे 3 बातें याद कर लीजिए। किसी वेक्टर के ऊपर एरो का साइन है, मीनिंग वो वेक्टर है। किसी क्वांटिटी पर एरो का साइन यानी वो वेक्टर। उसके अराउंड मोड का साइन यानी उसका मैग्नीट्यूड। और उसके अराउंड कैप बनाया है हमने। सो कैप बनाने का मतलब है डायरेक्शनल वेक्टर। ठीक है, ये 3 चीजें। चलिए, अब मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको थोड़ा सा और आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर देता हूँ। क्वेश्चन से हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा। अगर मैंने लिखा बेटा, ए कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। In this statement, tell me what is v vector. Second, tell me what is v vector magnitude. And third, what is v cap. What is v vector? What is v vector magnitude? And what is v cap?
ठीक है, ये तीनों क्वांटिटीज क्या क्या हैं। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन से हम समझते हैं ये तीनों क्वांटिटीज क्या हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड, ये जो वैल्यू आपने यहाँ पर लिखी है 20 मीटर पर सेकेंड, इस वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहते हैं। सो हमें ये सेकंड पार्ट का आंसर मिल गया, मैग्नीट्यूड इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब व्हाट इज डायरेक्शन, ये जो तीसरे ये हमने लिखा है नॉर्थ, टुवर्ड्स द नॉर्थ। सो ये वी कैप है, वी कैप की वैल्यू हो गई नॉर्थ। और व्हाट इज वी वेक्टर, मैग्नीट्यूड। अब वी वेक्टर, व्हाट इज वी वेक्टर, तो अगर इस पूरे को मैं लिख देता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड टू नॉर्थ, सो ये हमारे पास पूरा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इस तरह आप समझ सकते हैं कि मैं किसको मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ, किसको मैं डायरेक्शन कह रहा हूँ, और किसको मैं वेक्टर बोल रहा हूँ, और किसको मैं डायरेक्शनल वेक्टर कह रहा हूँ, ये सब हमें समझ आ जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है कॉल्ड equal vectors. So next term is equal vectors. What we mean by equal vectors? ठीक है, एक इक्वल वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट है, वो क्या है उसको हम एक बार देखते हैं साथ साथ। ओके, सो आप सब भी साथ साथ चैट सेक्शन में आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, सब सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सो अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है बेटा, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स क्या है, क्योंकि वेक्टर्स के पास, वेक्टर्स में दो क्वांटिटीज हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब बताना मान नहीं लीजिए है। एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। तो हम वेक्टर्स को इक्वल कब मानेंगे, सो वी कंसीडर ए वेक्टर टू बी इक्वल टू बी वेक्टर when when two conditions are satisfied. First condition, they have equal magnitude, they have equal magnitude, and second condition, they are pointing in same direction, they are pointing in same डायरेक्शन। अगर ऐसा हो कि कोई भी दो क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और उनका डायरेक्शन भी सेम पॉइंट हो रहा हो, तो हम उन्हें इक्वल वेक्टर मानेंगे। चलिए मैं आपको एक डायग्राम शो कर रहा हूँ, आपको बताना है क्या वो इक्वल वेक्टर हैं या वो इक्वल वेक्टर नहीं है। सो देखिए, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर कहे जा सकते हैं या ये इक्वल वेक्टर नहीं कहेंगे, ये आपको मुझे बताना है। सेकंड केस है, देखिए ये है ए और ये है बी। तो आपको बताना है कि क्या ये दोनों भी इक्वल वेक्टर हैं तो क्यों हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। और देखिए थर्ड केस है ये, क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं, क्यों है क्यों नहीं है, उनका रीजनिंग भी आपको साथ में चैट सेक्शन में लिखना है। देखिए ये ए बी सी, ए बी, ये मैंने तीन केस बनाए हैं। सो प्लीज हरी अप, टेल मी इन दोनों में से कौन, इन तीनों में से कौन से वेक्टर इक्वल वेक्टर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन से वेक्टर इक्वल नहीं है, और नहीं होने का रीजन क्या हो सकता है। वेरी गुड। सो सिया गिविंग करेक्ट आंसर, साक्षी करेक्ट आंसर, लक्ष्य करेक्ट, अर्शिता करेक्ट, महक करेक्ट, ईशान करेक्ट। सो वेरी गुड, आप लोग समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस में ये इक्वल वेक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन से सिमिलर नहीं है, ये दोनों अपोजिट हैं। अब मैंने आपको बताया है कि इक्वल वेक्टर होने के लिए दो फैक्टर सेटिस्फाई होने चाहिए। इक्वल वेक्टर के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अब मैग्नीट्यूड लेंथ से पता चलता है, देखिए लेंथ तो फर्स्ट केस में दोनों में बराबर है, डायरेक्शन यहाँ पर सेम नहीं है, इसलिए ये इक्वल वेक्टर नहीं है। दूसरे केस में देखिए डायरेक्शन तो सेम है,
ठीक है, डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन तो सेम है, यहाँ पर जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है वो बी की डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ ए का लेंथ बी के लेंथ से कम है, यानी ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से कम है, इसलिए भी इक्वल वेक्टर नहीं है। तीसरे केस में यहाँ पे दोनों में डायरेक्शन भी सिमिलर है और दोनों का ये जो लेंथ है, एरो का लेंथ, वो भी मैंने सेम बनाया हुआ है। सो इस कारण से मैं बोल सकता हूँ ए और बी मेरे तीसरे केस में इक्वल वेक्टर है, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और यहाँ डायरेक्शन भी सिमिलर है। नाउ एनी डाउट इन दिस? सो आज की क्लास के लिए इतना ही हम करेंगे और कल हम फिर कुछ नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, वेक्टर्स को यहाँ से हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। सो इसके बाद वेक्टर्स में काफी कुछ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल्स। सो तब तक के लिए आप इस पार्ट को रिवाइज करके रखिएगा और कल हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सर